Eddie, give. Good afternoon, Harshita. Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. तो हम लिंकेज कर रहे थे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट। लास्ट क्लास में ये शुरू करना था हमें। और ओके तनीषा, आई विल सेंड यू। देखो, सबसे पहली बात, तुमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने देखा था राउंड रिंकल, वन सेकेंड, इट इज, देखो राउंड रिंकल, और ये तो शेप ऑफ सीड होता है एंड कलर ऑफ सीड इज येलो एंड ग्रीन। जब हम इन दोनों की क्रॉस कराते हैं तो क्या रेशियो आती है, डू यू रिमेम्बर? 9:3:3:1, जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में किया था। तो इससे हमें प्रूव होता था कि ये दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। These characters segregate independently. Good afternoon, कनिष्का। ठीक है, तो जब ये क्रॉस हमने किया तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वी प्रूव दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन seed and shape. That means capital R can come with capital Y, it can come with small y and so on. ठीक है, तो अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया इन ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला में उसने स्टडी किया सेक्स लिंक जीन्स को। तो एक्चुअली व्हाट इज सेक्स लिंक जीन? सेक्स लिंक जीन, देखो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो 22 पेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और उनमें से एक पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है नॉन, they are non-sex chromosomes. One pair which is sex chromosome, जो XY होता है, XY in males and XX in female. तो इसमें से जो 22 पेयर हैं दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड वन पेयर इज कॉल्ड दी सेक्स क्रोमोसोम। ये बात तुम्हें क्लियर है, व्हाट इज ऑटोसोम एंड व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम? यस और नो? ठीक है, अब इसमें से जो कैरेक्टर मॉर्गन पढ़ रहा था वो मॉर्गन के जो कैरेक्टर्स है सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसने दो कैरेक्टर लिए, एक लिया येलो बॉडी ब्राउन आई, ठीक है, और एक लिया येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सेकेंड रुको बस। तो इन दोनों में डिफरेंस, जब ये क्रॉस किया गया तो इस क्रॉस में रेशियो जो है वो नहीं आई जो मेंडल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी। मॉर्गन की क्रॉस में मेंडल वाली रेशियो नहीं आई, दैट मीन 9:3:3:1 की रेशियो वाज नॉट फाउंड इन मॉर्गन्स क्रॉस, ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट में। तो क्वेश्चन कम्स व्हाई, ऐसा कैसे और क्यों? तो लेट अस स्टडी द क्रॉस गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक इलैबोरेट क्रॉस दे रखा है इसके ऊपर,
हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। पर उससे पहले लेट अस गो बैक टू दी मॉर्गन्स क्रॉस। और मॉर्गन के क्रॉस में मेंडल के क्रॉस में वापस जाते हैं। तो देखो, मॉर्गन ने दो दो ड्रोसोफिला ली, एक येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई, और इसको क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई। ड्रोसोफिला क्या होती है? इट इज काइंड ऑफ अ फ्लाई, मक्खी। तो दो मक्खी है, एक है येलो बॉडी वाइट आई, एक है ब्राउन बॉडी रेड आई। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो इन दोनों क्रॉस से कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं ऑफस्प्रिंग में, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऑब्जर्व दैट दिस रेशियो डेविएटेड फ्रॉम द मेंडल्स रेशियो, जो 9:3:3:1 की रेशियो थी। अब वो क्यों डिफर करती है उसको जानना है। उससे पहले तुम ये समझो कि जो मेंडल का क्रॉस था, मेंडल के क्रॉस में टोटल रेशियो क्या आ रही थी? रेशियो वाज कमिंग आउट टू बी राउंड येलो कितने आए थे? राउंड येलो केम 9। ठीक है, राउंड येलो कितने आए थे? राउंड येलो आए थे 9, राउंड ग्रीन आए थे 3, रिंकल्ड येलो 3, और रिंकल्ड ग्रीन आए थे 1। तो ये रेशियो थी 9:3:3:1 F2 जनरेशन में। ठीक है, इनमें से कौन कौन से पेरेंट में थे? पेरेंट के थे राउंड येलो, और पेरेंटल टाइप था रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंटल टाइप कितने आए? 10। कैसे? एक राउंड येलो जो पेरेंट में लिया गया था, और एक रिंकल्ड ग्रीन जो पेरेंट में लिया गया था। ये दोनों पेरेंटल टाइप थे। नए कॉम्बिनेशन कौन से थे? नए कॉम्बिनेशन इफ यू विल सी वाज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है ये नए कॉम्बिनेशन थे। तो हम बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स जो थे, रिकॉम्बिनेंट्स कौन होते हैं? जो न्यू फिनोटाइप विच वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट, जो पेरेंट में नहीं थे। पेरेंट थे राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। और दो नए कॉम्बिनेशन कौन से थे? राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। तो तुम्हें ये बताओ, तुम्हें रिकॉम्बिनेंट्स कौन से होते हैं? ये बात समझ में आ गई है? यस और नो? व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट्स? ये बात क्लियर है? अगर नहीं है तो नो लिख दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, तो कितने रिकॉम्बिनेंट थे इनमें से? इफ आई टेस्ट, तो रिकॉम्बिनेंट थे अभी पहले एक बार मॉर्गन क्रॉस की रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो मॉर्गन की क्रॉस में भी पेरेंटल कौन कौन से होंगे? येलो बॉडी व्हाइट आई, ये तो पेरेंट जैसा है। ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ये भी पेरेंट जैसा है। ठीक है, ये दोनों पेरेंट जैसे हैं। और नए कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? येलो बॉडी रेड आई एंड ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। तो ये दो रिकॉम्बिनेंट्स है, और ये दोनों पेरेंटल है। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स, मॉर्गन की क्रॉस के पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट क्लियर है? यस और नो? हाँ बोलो राहुल। सर वो आप थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ा रहे थे ना, तो मैं इसीलिए कह रहा था। अच्छा, थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ? ठीक है। तो मैं कह रहा था, पेरेंटल वो करेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं। पेरेंट्स के करेक्टर, पेरेंटल करेक्टर वही सेम है जो ऊपर है। और नए कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं होते हैं येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी वाइट आई, ये न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, कमिंग बैक टू मॉर्गन मेंडल क्रॉस। मेंडल की क्रॉस पे वापस आते हैं। तो मेंडल की क्रॉस में अगर मैं बोलूं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितनी है, तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन में 6 नए हैं, और 16 में से 6 नए टाइप के हैं। कैसे पता? टोटल कॉम्बिनेशन 9+3+3+1, टोटल कॉम्बिनेशन है 16, उसमें से 6 नए हैं। तो कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं? रिकॉम्बिनेंट्स आर 6 out of 16। तो दैट मीन्स 37.5%। ये परसेंटेज समझ आई है? यस और नो? कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कैसे निकाला मैंने? अगर नहीं आई तो नो लिख दो, आई रिपीट अगेन। अच्छा नो। अच्छा, तुम गुरप्रीत ये देखो,
टोटल, अच्छा करणवीर तुम भी यहाँ से समझ सकते हो, देखो ये मेंडल का क्रॉस था 9:3:3:1, ये तो तुम्हें आता होगा डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें से अगर हम पेरेंट को देखें, पेरेंट थे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, तो पेरेंटल कितने हैं, 9 राउंड येलो और 1 रिंकल ग्रीन, तो पेरेंट जैसे ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 10। और नए ऑफस्प्रिंग कितने हैं, नए ऑफस्प्रिंग है 6, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये नए हैं। तो 6 नए हैं और 10 पुराने हैं, 6 नए और 10 पहले पेरेंट जैसे, 6 रिकॉम्बिनेंट 10 पेरेंटल, तो 6 और 10 टोटल कितने हैं, 16। टोटल 16 में से कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है, कितने नए कैरेक्टर हैं, 6 नए हैं आउट ऑफ 16, 6 आर न्यू आउट ऑफ टोटल 16, 6/16 इज इनटू 100, तो टोटल परसेंटेज ऑफ नए ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 37.5%। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, ड्रोसोफिला की क्रॉस पे भी वापस आऊंगा मैं, राहुल। तुम्हें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन समझ आ गया करणवीर? ठीक है, ठीक है। अब मॉर्गन की रेशियो देखते हैं, मॉर्गन ने कितनी न्यू रेशियो आई थी न्यू कॉम्बिनेंट की। तो अगर हम यहाँ देखें, यू कैन सी हियर इट इज लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कितनी आई, 1.3, कितनी आई, ओनली 1.3% की रेशियो रिकॉम्बिनेंट आई। तो दैट मीन्स इस केस में रिकॉम्बिनेंट्स आए सिर्फ 1.3% और पेरेंटल हो गए 98.7%। तो लेट अस कंपेयर दीज डेटा, मॉर्गन और मेंडल के क्रॉस को कंपेयर करते हैं। मेंडल के क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट की रेशियो 37.5% और मॉर्गन के क्रॉस में ये रेशियो सिर्फ 1.3%। मेंडल के में अब इसको कंपेयर करें तो मेंडल के डेटा में और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे देख रहे हैं मेंडल और मॉर्गन ने कौन कौन से करेक्टर लिए थे। हम पहले करेक्टर की बात कर लेते हैं। तो करेक्टर यहाँ पे उसने लिया था सीड, कलर। कनिष्का तुमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था लास्ट क्लास में 9:3:3:1 वाला, एंड सीड शेप, उससे हमने एक लॉ प्रूव किया था, वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मींस सारे के सारे जीन सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ये बात क्लियर है? इन पी, कौन से ऑर्गेनिज्म में, पी में। और मॉर्गन ने लिया था बॉडी कलर एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो एक एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था जो हमने लास्ट क्लास में किया था कनिष्का, और एक एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला पे, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है हम उसको समझ रहे हैं, बस अभी तक इतना हुआ है, तुम ये समझ सकते हो। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कैरेक्टर लिए, मॉर्गन ने क्या कैरेक्टर लिए, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको जानते हैं। लेट अस सी द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज जो यहाँ पे आई। you know
परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट आए थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 37.5% और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में आया इसमें 1.3% ओनली। अगर इतने परसेंट रिकॉम्बिनेंट थे तो पेरेंटल परसेंटेज कितनी थी? पेरेंटल होगी 100 में से माइनस करके, क्योंकि अगर इतने नए कॉम्बिनेशन है तो बाकी क्या होंगे? बाकी विल बी पेरेंटल। तो 100 माइनस 37.5 gives us 62.5। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 62.5% टाइम वो पेरेंट से मिलता है करेक्टर जो ऑफस्प्रिंग का होता था, और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में 98.7 टाइम्स 7% वो पेरेंट से मिलता था। दैट मीन मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में पेरेंट जैसा ऑफस्प्रिंग आने के चांस कितने थे? पेरेंट जैसे ऑफस्प्रिंग आने के चांस मॉर्गन के टाइम पे 98.7% थे और मेंडल के टाइम पे 62.5% थे। और नए न्यू कॉम्बिनेशन आने के चांस कितने थे? मॉर्गन के टाइम में सिर्फ 1.3% और मेंडल के टाइम पे 37.5%। और क्योंकि मेंडल का डेटा जो था वो 9:3:3:1 वाला डेटा था, तो ये वाला डेटा हमने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी प्यूनेट स्क्वायर से कंफर्म भी किया था कि प्यूनेट स्क्वायर से भी आ रहा था। तो वी सेड कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज बीइंग फॉलोड। तभी तो वो सारे अलग होकर 9:3:3:1 की रेशियो दिखा रहे थे। तो अगर यहाँ पे 9:3:3:1 की रेशियो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनकी रेशियो परसेंटेज में डिफरेंट है, तो रेशियो में भी डिफरेंस होगा। तो वी कैन से दैट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट is not being followed. Independent assortment fail हो रहा है। तो दिस इज अ फेलियर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कभी कभी ये लगता है, कभी कभी नहीं लगता। ठीक है, अब ये टेबल तुम्हें समझ आ गया सबको? यस और नो? कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पेरेंट जैसे कम थे और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में पेरेंट जैसे ज्यादा थे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है अभी के लिए। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें समझ आ गई? यस और नो? अंशुल, कनिष्का, गर्व, इशिका? ठीक है, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस आ रहा है? तो देखो, यहाँ पे एक बात ये है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम, जैसे अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से तुम फिजिक्स ले सकते हो और शायद तुम केमिस्ट्री छोड़ सकते हो, बट अभी तुम्हारे साथ ये ऑप्शन नहीं है। बट द थिंग इज, हमारे करिकुलम में ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम फिजिक्स के साथ, मतलब 11th में तुम फिजिक्स के साथ तुम इकोनॉमिक्स ले लो और तुम केमिस्ट्री मत पढ़ो। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। तुम्हें फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक लिंकेज है। क्या है? लिंकेज। लिंकेज मतलब उनके बीच में एक कॉम्बो है, वो दोनों एक साथ ही आएंगे या नहीं आएंगे। या तो तुम साइंस लोगे तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा, या तुम आर्ट्स लोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। पर ऐसा तो नहीं होता फिजिक्स के साथ तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ लो। ये बात समझ में आई? यस और नो? तो यानी फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री हमेशा जुड़ा हुआ आता ही आता है। इसी तरीके से मॉर्गन के क्रॉस में प्रॉब्लम ये थी कि जब वो येलो बॉडी और व्हाइट आई के जीन्स को देख रहा है, तो येलो बॉडी और व्हाइट आई अटैच्ड है, कॉम्बो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्बो की तरह। येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई अटैच रहेगा और ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई अटैच रहेगा। कितना परसेंट टाइम?
98% टाइम ये नहीं टूटता। 98% टाइम येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ रहता है, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ रहता है। दैट मीन्स ये दोनों अटैच रहते हैं या फिर ये दोनों लिंक्ड रहते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं लिंकेज। इट इज कॉल्ड फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज व्हेन two genes are attached although they are different, दोनों अलग चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। येलो बॉडी और व्हाइट आई, आंखों और बॉडी का जीन अलग हो जाना चाहिए था, वो दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए थे, बट वो एक साथ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि लिंकेज है। लिंकेज इज फिजिकली एसोसिएशन ऑफ जीन, दोनों जीन्स आपस में एसोसिएटेड है। ये बात तुम्हें क्लियर है? यस और नो? समझ आई? बस ये बताओ, ये एसोसिएशन वाली बात समझ आई? इसका एग्जाम्पल और इसका एप्लीकेशन जो मॉर्गन में हो रहा है वो मैं समझाऊंगा। ये समझ आया कि जीन्स जुड़ रहे हैं? हाँ राहुल बोलो, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? सर पूछ रहा था। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जुड़े हुए हैं, वैसे येलो बॉडी और व्हाइट आई का जीन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए हो ये रहा है, तुमने पेरेंट लिया येलो बॉडी और व्हाइट आई, पेरेंट लिया येलो बॉडी व्हाइट आई, तो येलो बॉडी और व्हाइट आई 98% टाइम ऑफस्प्रिंग में भी ऐसे ही आ गया कॉम्बो की तरह। जो बच्चे हुए उस ड्रोसोफिला के, उस बच्चे में भी वही कॉम्बो रहा 98 टाइम, जो अलग नहीं हो पाया, ठीक है? पर और ऐसे ही ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये भी कॉम्बो ऑफस्प्रिंग में भी रहा, जो सिर्फ 1% ऑफ टाइम ये अलग हो पाया। दैट इज वाई हम बोलेंगे इन जीन्स में लिंकेज है। अब ये लिंकेज का कंसेप्ट कैसे हम समझेंगे? एनसीईआरटी में ये क्रॉस बना है, इस क्रॉस में बहुत सारी चीजें समझना पहले पड़ेगा, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ आएगा। इसको बनाना नहीं है, इसको कोई बनाने को तुम्हें बोलेगा नहीं। इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम समझते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक स्टेज होती है पैकीटीन। पैकीटीन में दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों पास आ जाते हैं, ये दोनों पास आ गए और इन्होंने जुड़कर पास आकर इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट नॉड्यूल्स आ जाती हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, तुम्हें टर्म तो याद होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक क्रोमोसोम के जीन दूसरे क्रोमोसोम के जीन से क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज। तुम्हें याद है थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म याद है? यस और नो? ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में होता ही है, सपोज यहां पे शेप ऑफ जीन, शेप के जीन पढ़े हैं राउंड और रिंकल, ठीक है? और यहाँ पे है येलो और ग्रीन। तो राउंड और ये रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो होता ये, राउंड और रिंकल अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं, येलो और ग्रीन अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे पोजीशन स्विच करने से नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। नए नए कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ जाए, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ जाए और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए। सो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ये कॉम्बिनेशन समझ आए कैसे बने क्रॉसिंग ओवर के दौरान? क्योंकि पोजीशन स्विच हो सकती है, तो आर हो सकता है स्विच हो जाए, हो सकता है ना हो, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यस और नो? ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो यू कैन से रिपीट, ठीक है? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के वक्त ये होता है, तो इससे क्या, इससे लिंकेज का क्या लेना देना? लिंकेज को इससे कैसे समझे? ठीक है, तो अम,
तो इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि देखो ये दोनों करेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम तुम जाते हो तुम जाते हो दिवाली का गिफ्ट पैक बनाने, ठीक है, और तुम शॉपकीपर के पास जाते हो और उसे बोलते हो मुझे गिफ्ट दिवाली का गिफ्ट पैक बना दो, ठीक है। अगर हम गिफ्ट पैक बनाते हैं तो वो टॉफीज को असॉर्ट कर देता है, असॉर्ट कर देता है मतलब थोड़ी चॉकलेट डाल देता है, थोड़ी डेयरी मिल्क डाल दी, थोड़ी स्निकर्स डाल दी, थोड़ी चिप्स डाल दिए, तो वो असॉर्ट करके देता है। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए मतलब कोई भी किसी के साथ भी जाने के चांस थे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नाउ टेक द केस ऑफ मॉर्गन, ये तो मेंडल का केस था। मॉर्गन के केस में क्या है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स है, दो क्रोमोसोम पास आते हैं क्रॉसिंग ओवर के वक्त, ठीक है, और ये पास आकर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना के क्रॉसिंग ओवर करते हैं। पर इस केस में जो दो जीन्स हैं, ये है येलो बॉडी और ये व्हाइट आई का जीन, और ये ब्राउन बॉडी और ये रेड आई का जीन। इसको तुम नोट कर लो प्लीज, इसके जो नोटेशंस है, इसके अंदर येलो बॉडी और व्हाइट आई के लिए स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और ब्राउन बॉडी और रेड आई के लिए वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। तो इस केस में इनके बीच में अब क्रॉस होता है। तो यहाँ पे और मेंडल में डिफरेंस ये है, येलो बॉडी और व्हाइट आई के जीन दोनों पास पास प्रेजेंट है, और ब्राउन मतलब क्या है, यहां पर दो सेपरेट जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स या तो ये दोनों स्विच होंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आएंगे, या दोनों नहीं आएंगे। या तो येलो बॉडी और व्हाइट आई दोनों आएगा, या ब्राउन बॉडी और रेड आई आएगा। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दिस वॉज नॉट इन द केस ऑफ मेंडल। तो इस वजह से 98% ऑफ द टाइम ये ही कॉम्बिनेशन रहता है। 98% ऑफ टाइम येलो बॉडी और व्हाइट आई के जीन एक साथ ही जाते हैं। ओनली 1.3% ऑफ द टाइम दे विल सेपरेट, ठीक है। तो ये बात समझ में है कि डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई दूर थे तो वो सेपरेट हो सकते थे, पर यहाँ पे ये पास हैं तो ये सेपरेट नहीं हो पा रहे। मेन थिंग इज दिस। तुम्हें ये वाला मॉर्गन वाला क्रॉस समझ आया कि मॉर्गन वाले क्रॉस में क्यों दोनों चीजें एक साथ, और क्यों दोनों चीजें एक साथ क्यों आ रही हैं? ये बात समझ क्लियर हो गई है? से यस और नो। कनिष्का, करणप्रीत, तनीषा, उवेश, अंशुल। नहीं, अच्छा देखो कनिष्का, यहाँ पे एक ही रिकॉम्बिनेंट नॉड्यूल बनेगा, ये दोनों पास पास हैं, इनको एक ही पोर्टल मिल रहा है, एक ही दरवाजा खुल रहा है, एक ही दरवाजा खुल रहा है, और इन दोनों के पास है वो दरवाजा, तो ये दोनों इससे चले जाते हैं या दोनों नहीं जाते। दैट मीन्स दे बोथ विल गो टुगेदर, क्योंकि ये दोनों पास हैं, ठीक है। पर मेंडल वाले केस में यहां पर एक दरवाजा नहीं दो दरवाजे थे। हो सकता है ये वाला दरवाजा खुले और ये वाला ना खुले, तो हो सकता है इधर से इधर ये आ जाए पर ये चेंज ना हो, ठीक है। तो कनिष्का ऐसे समझो, यहाँ पे दो दरवाजे हैं और ये दो दरवाजे खुले, दोनों खुले एक साथ, दोनों ना खुले, दोनों में से एक खुले दूसरा ना खुले, ऐसे चांसेस हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है, मॉर्गन के क्रॉस में, मॉर्गन के क्रॉस में अगर दरवाजा खुला तो 98% चांस है कि वो दोनों एक साथ जाएंगे, यानी येलो बॉडी और व्हाइट आई एक साथ रहेगा, ठीक है, और ब्राउन बॉडी और रेड आई एक साथ रहेगा। तो मेन प्रॉब्लम हेयर इज द डिस्टेंस। जो जीन पास होते हैं, जो जीन पास होते हैं वो ज्यादा लिंक रहते हैं, अटैच रहते हैं। अच्छा देखो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में यू कैन सी द
राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन दोनों दूर है, बट अगर हम ब्राउन बॉडी और वाइट आई, येलो बॉडी और वाइट आई का देखें, तो इस केस में ये दोनों पास हैं। तो जो पास होते हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं, और जो दूर होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। दैट इज वाई मेंडल की क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, इस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा। तो मेन मेन अगर हम कॉज देखें, इट इज द डिस्टेंस। जो जो दूर लोकेटेड है वो सेपरेट आसानी से हो जाते हैं, जो पास लोकेटेड है वो सेपरेट नहीं हो पाते। अब क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई थोड़ी? यस और नो एवरीवन? ठीक है, तो मॉर्गन ने एक और क्रॉस करके इसको कंफर्म किया, जो उसकी फाइंडिंग थी। मॉर्गन ने एक और क्रॉस लिया, क्रॉस बी। दिस इज वाइट एंड मिनिएचर विंग्स एंड दिस इज वाइल्ड टाइप। इसमें वाइट और मिनिएचर वाले में ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, तो अब इन दो क्रॉस ए और क्रॉस बी, अगर मैं तुम्हें बस इतना सा डायग्राम दे दूं, ये दो डायग्राम, तो तुम मुझे बता सकते हो किसमें लिंकेज ज्यादा होगी, किसमें एसोसिएशन ज्यादा होगी, क्रॉस ए में या क्रॉस बी में? किसमें वो जुड़े रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, क्रॉस ए और क्रॉस बी? किसमें वो जुड़े रहेंगे, पास पास हैं, किसमें जीन्स पास हैं? कैन यू सी? अच्छा, डायग्राम में समझा रहा हूं, देखो ये दो जीन्स है, ये एक जीन है येलो बॉडी, और ये है वाइट आई का जीन। यू कैन सी डिस्टेंस इज क्लोज इन देम। और इसमें देखो, ये इन दोनों जीन्स में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है। तो तुम मुझे बताओ कौन लिंक ज्यादा रहेंगे, क्रॉस ए ज्यादा लिंक रहेगा या क्रॉस बी? किसमें लिंकेज ज्यादा होगी, किसमें अटैचमेंट ज्यादा होगी? दो लोग जो पास रहते हैं या दो लोग जो दूर रहते हैं? सिंपल सी बात, ए में लिंकेज ज्यादा होगी। अगर ए में लिंकेज ज्यादा होगी तो दैट मीन्स जो पेरेंट के करेक्टर्स होंगे वही ऑफस्प्रिंग में आएंगे ज्यादा। दिस इज प्रूवन हेयर, दिस इज प्रूव्ड हेयर। देखो 98% ऑफ द टाइम जो पेरेंट के थे वही रह गए, ओनली 1% ऑफ द टाइम कुछ नए जनरेशन आई। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड क्रॉस बी में 37.2% टाइम वो अलग हो गए। जैसे हमारा मेंटल में था 37.5 होना चाहिए था, यहाँ पे 37.2% टाइम वो अलग हो गए, क्योंकि वो दूर है। और पेरेंट्रल कम हो गए, जैसे मेंटल में 62.5 था, 62.8 हो गए। तो तुम क्या बोलोगे, कौन से ज्यादा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, क्रॉस ए वाले इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं या क्रॉस बी वाले इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं? मोर इंडिपेंडेंटली, यानी ग्रेटर, ज्यादा असॉर्ट कौन हो रहा है, क्रॉस ए या क्रॉस बी? बी असॉर्ट ज्यादा हो रहा है, बी में रैंडम आ रहा है, मिक्सिंग ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि उनके डिस्टेंस दूर है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो मॉर्गन सेड कि देयर कैन बी फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन किया? रिकॉम्बिनेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर टू डिस्क्राइब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट होते हैं जो पेरेंट जैसे नहीं होते, और जो पेरेंट जैसे होते हैं उन्हें पेरेंटल बोलते हैं। तो ये फिनोमिना कहलाता है लिंकेज। ठीक है, तो तुम्हें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्लियर है? अभी अगर डाउट रह गया तो मुझे बता दो, मैं बाद में भी तुम्हें सॉल्व कर दूंगा। गुरप्रीत, इस बार क्लियर हो गया तुम्हें? लास्ट टाइम नहीं हुआ था। सिंपल शब्द में बोलूं ना, तो सिंपल शब्द में बात ये है, सिंपल शब्द में बात है ये, ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स
controlling different characters. ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो लिंकेज विल बी लेस, लिंकेज विल बी लेस। जो जो जिनमें डिस्टेंस ज्यादा होता है उनमें अटैचमेंट कम होती है। अगर किसी में लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आएंगे, और ज्यादा रिकॉम्बिनेंट मतलब 37.5% के करीब आने चाहिए। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ सकते हैं? 37.5%। मेंडल के लॉ से हमने देखा था, सबको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके। ठीक है, और अगर हम बोले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के आसपास वैल्यू आती है। ठीक है, सारे जीन्स अलग अलग हो पाते हैं। ठीक है, बट अगर डिस्टेंस इज लेस बिटवीन टू जीन्स देन लिंकेज इज मोर, रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी लेस। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन के उस केस में रिकॉम्बिनेशन घटकर सिर्फ 1.3% रह गया था, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलो। ठीक है, तो ये टेबल अब सबको क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर। और एक चीज और, मेंडल could not observe linkage because मेंडल अपने टाइम पर लिंकेज को ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। इट इज बिकॉज all the genes that he took that he observed were located on different chromosomes, were located different chromosomes। तो अगर कोई दो जीन क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब वो सेम क्रोमोसोम पे है ही नहीं, फिर तो कहानी ही खत्म। क्यों? क्योंकि उस केस में लिंकेज 0 हो जाता है। अगर दो जीन अलग ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राउंड रिंकल यहाँ प्रेजेंट है और येलो ग्रीन यहाँ प्रेजेंट है, और ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 2 है, तो इनमें कभी लिंकेज हो ही नहीं सकती। जो लोग दो अलग गाड़ी में बैठे हैं वो दोनों लोग सेम डेस्टिनेशन पे उतरेंगे ही नहीं, ऐसा है। तो द थिंग इज लिंकेज इज ओनली पॉसिबल व्हेन व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तभी तो वो अटैच रहेंगे। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है।